कमेंट करते रहना, बता देना अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो। चलिए, अभी मैंने लास्ट टाइम में मैं आप सबसे चर्चा कर चुका हूँ समाज कार्य शोध के अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसके टाइप कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में भी बताया है, उसके चर कौन कौन से होते हैं, है ना। तो ये सारी क्लासेस हो चुके हैं आप लोगों की समाज कार्य शोध में। आज मैं आप लोगों को शोध की प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा। प्रक्रिया के अंतर्गत जो चरण आते हैं इसी को बोला जाता है सोपान भी और स्टेप भी बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा इसका, है ना। समाज कार्य शोध की जो प्रक्रिया है वो स्टेप से गुजरती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो इस एक को कहा जाता है समस्या का निर्माण। तो यानी अनुसंधान में समस्या का निरूपण करना होता है, और निरूपण करने का मतलब होता है कि समस्या का चयन करना। तो ये होता है बेसिकली। आप एक नाम भी याद रख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप सबको मैंने बता भी चुका हूँ पहले भी, कि समाज कार्य शोध के अगर स्टेप याद करने हैं तो कैसे स्टेप याद किया जाएगा। तो पीएचडी कैग करके मैंने आप लोगों को बताया था एक बार, है ना। तो ऐसे सिंपल में आपको ध्यान रख सकते हैं, है ना, कैग करके, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली याद कर सकते हैं। पी फॉर प्रॉब्लम याद रखिए सबसे पहले, एच फॉर हाइपोथेसिस याद। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लिटरेचर रिव्यू कहाँ चला गया ये, है ना, तो समाप्त हो गया बीच में। तो अभी मैं बताऊंगा कि बीच में जो जो चीज़ें समाप्त होती हैं उसको कैसे लाया जाता है ना, वो भी बता दूंगा। बसते आप लोगों को ये सारे मोटे मोटे तौर पे याद रखना है। पी फॉर प्रॉब्लम होगा, एच फॉर हाइपोथेसिस होगा, डी फॉर डिज़ाइन होगा, सी फॉर कलेक्शन होगा, और ए फॉर एनालिसिस होगा, और जी फॉर जनरलाइजेशन होगा। यानी अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले समस्या का चयन होगा। दूसरी बात आपको याद रखना, प्रकल्पना का प्रतिपादन हो जाएगा। प्रकल्पना कहो या परिकल्पना कहो या हाइपोथेसिस कहो, ये सभी बातें एक है, सिमिलर है ना। और उसके बाद अगर मैं करूँ डिज़ाइन, डिज़ाइन से अगर आपसे बात करूँ तो यह एक प्रकार का अभिकल्प के अंतर्गत आता है। अभिकल्प नाम सुना है आप लोगों ने, डिज़ाइन, जिसको अभिकल्प के रूप से दिया गया। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हो रूपरेखा भी कह सकते हो, ठीक है। आवाज़ क्लियर है मेरी? आवाज़ क्लियर? आवाज़ ओके, हाँ आवाज़ क्लियर है अब? चलो, आवाज़ क्लियर है, चलो ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको सबसे पहले याद रखना है, फिर उसके बाद प्रकल्पना याद रखनी है, फिर उसके बाद शोध की रूपरेखा याद रखनी है डिज़ाइन से। और सी से अगर मैं आपसे बात करूं तो एक प्रकार से होता है कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, या डेटा। यहाँ पर आप कह सकते हो प्रदत्तों का संकलन कह सकते हो आप, या आंकड़ों का संकलन कह सकते हो। तब उसके बाद कलेक्शन करना है, फिर उन्हीं आंकड़ों का आप एनालिसिस करोगे। आंकड़ा एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। तो आप आंकड़ों का, ओके, आवाज़ मेरी कम जा रही है क्या आप सबके पास? हाँ भाई मैं तो वैसे तेज। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि कहाँ था मैं, एनालिसिस में था। तो आप ये कह सकते हो कि एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रदत्तों का विश्लेषण। और जी फॉर क्या होता है गरिमा मैडम? तो जनरलाइजेशन, फार्मूलेशन ऑफ जनरलाइजेशन, जिसको आप कहते हो निष्कर्षों का प्रतिपादन। ये स्टेप अगर आपको याद है, रट्टा मार लिया है आप लोगों ने, तो आप समझ लीजिए एक प्रश्न जो आने वाले हैं यूजीसी में आप लोगों से, वो आप सरल तरीके से कर लेंगे आप। इसमें कोई नो डाउट, अब से में कोई डाउट है ही नहीं, कोई डाउट है ही नहीं, आप लोग इजीली कर लोगे इस तरह से, ठीक है, स्टेप से। एक बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे समस्या समाधान का निर्माण किया जाता है, फिर उसके बाद संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण किया जाता है, परिकल्पना हाइपोथेसिस होती है, फिर उसके बाद शोध का रूपरेखा होता है, या आप इसी को कहते हैं जैसे मैंने बताया था आपको ना कलेक्शन को लेकर, तो उसी को रूपरेखा, सॉरी डिज़ाइन को लेकर जो मैंने डिज़ाइन बताया था उसी की चीज़ यहाँ पर है। तो शोध प्रारूप है, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन इसी कहा जाता है। आंकड़ों और तथ्यों का संकलन, इसी को मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ डेटा को लेकर। आंकड़ों का विश्लेषण करने की बात करूं तो इसी को मैंने कहा था एनालिसिस ऑफ डेटा, जहाँ पर प्रदत्तों का आप विश्लेषण कर रहे थे, जहाँ तथ्यों का विश्लेषण होता है, ठीक है। तो इसमें पैटर्न, रहस्य, उद्घटन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद प्रकल्पना की जांच होती है। देखो अगर आपने देखा प्रकल्पना सबसे पहले तो यहाँ पर तीसरे स्टेप पे देख रहे थे, अब यहाँ पे 7वें नंबर पे देख रहे हैं प्रकल्पना की जांच। अच्छा, ये जांच क्या होती है मैं आप लोगों को प्रकल्पना में ही बता दूंगा आप लोगों से कौन कौन सा अनोवा टेस्ट होता है, फीसर टेस्ट होता है, कुछ एरर्स होते हैं, मैं अभी प्रकल्पना में ही चर्चा कर दूंगा, तो आप समझ जाना। तो आंकड़े का जब विश्लेषण हो जाता है उसके बाद भी यहाँ पर चर्चा की जाती है प्रकल्पना की जांच। जांच कहाँ पर होती है? विश्लेषण के बाद होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
फिर उसके बाद जनरलाइजेशन होता है, सामान्यकरण, उसके बाद होता है शोध प्रतिवेदन। तो ये एक स्टेप थे, 9 स्टेप थे, है ना। और देखिए यहाँ पर भी एक सरल तरीके से तो समस्या का पहचान है, प्रकल्पना का निर्माण है, अनुसंधान विधि का निर्माण है, आंकड़ों का संकलन है, विश्लेषण है, फिर आंकड़ों का शोध लेखन है, ठीक है। और अब ये जो स्लाइड आप देखने जा रहे हैं अब ना, ये स्लाइड में अगर मैं आपसे कहूँ तो मैंने सारे इन्वॉल्व कर रखा है। देखो, साहित्य समीक्षा, उद्देश्य, प्रकल्पना, निरूपण, फिर डिज़ाइन, फिर नमूना डिज़ाइन, फिर स्रोत, फिर उसके बाद डेटा संग्रह करने का तरीका, फिर संस्करण और डेटा, और उसके बाद लेखन अनुसंधान की रिपोर्ट भी बना रखा है, जैसे कि आप लोग अभी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। शैलियों का संदर्भ है एक, और एक संदर्भ अलग होता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। और उसके बाद पैराफ्रेजिंग क्या होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करूँगा डेटा, ठीक है। ये रिसर्च का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये इंग्लिश में है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अभी PDF आपके पास चली जाएगी ग्रुप में, ठीक है। मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए यहाँ पे समस्या का चयन होगा। समस्या के चयन के अंतर्गत भी कई टारगेट आते हैं, कई चरण आते हैं। कोई बताना चाहेगा मुझे कौन कौन से चरण आते हैं समस्या के चयन में? समस्या के चयन में कोई बताना चाहेगा मुझे? ये सारे के सारे मैंने स्टेप देखो बहुत बड़ा कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा स्लाइड इसमें मेंशन कर रखा है इस स्टेप का, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना। देखिए इसमें कितने स्टेप आ गए भाई? 13 स्टेप हो गए, 14 स्टेप हो गए इसमें। चल मैं स्टार्ट करूँ अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ से शुरुआत होता है, समस्या का चयन से स्टार्ट होता है आपकी क्लास। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप ऑफ रिसर्च में सबसे पहले आपको समस्या का चयन करना है। समस्या एक प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूँ तो समस्या चयन करने से पहले आपको पहचान करनी पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। समस्या का आपकी पहचान, समस्या की पहचान करेंगे कैसे? जैसे मैंने अगर मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली कर दिया, ठीक है, MP मध्य प्रदेश कर दिया, UP उत्तर प्रदेश कर दिया, तो ये आप देख रहे हैं स्टेट। तो स्टेट आप देख रहे हैं, तो ये जो स्टेपों का आप चयन कर रहे हैं, स्टेट का जो आप चयन कर रहे हैं, यह एक रूप माना जाता है समस्या पहचान की। तो समस्या पहचान में आपने एक स्टेट को लिया है, फिर आपने क्या किया यहाँ पर, जब आपने एक स्टेट को किया, स्टेट को चयन किया, स्टेट मतलब राज्य, जब एक राज्य को आपने चयन किया यानी दिल्ली को आपने जब चयन कर लिया, तो यह एक प्रकार का कहलाया जाएगा कि आपने समस्या का चयन किया है। आपने पहचान किया आपने 3 राज्यों में और चयन कर रहे हैं आप एक राज्य में। आप बात समझ रहे हैं नहीं? सबसे पहले आप पहचान करेंगे तो आपने राज्यों को ले लिया, तो अब जब चयन करेंगे तो आपने दिल्ली को ले लिया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को कि समस्या का चयन का किस तरीके से हो रहा है? बोलिए। उसके बाद आप समस्या की परिभाषा करेंगे। अब देखिए समस्या के चयन के अंतर्गत ना इतनी सारी स्टेप आ रहे हैं, उसके बाद इतने सारे स्टेप, फिर उसके बाद आपने क्या किया, समस्या को परिभाषित किया है। परिभाषित करने का तरीका ये है, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो एक प्रकार से सीमांकन किया। सीमांकन समझते हैं आप लोग? सीमांकन, हाँ, जैसे आपने दिल्ली में जैसे आपने देखा कि उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली में कौन सा एरिया आता है, स्वरूप नगर आता है, स्वरूप नगर में। और अगर आपने पूर्वी क्षेत्र में देखा तो शहदरा भजनपुरा में देखा, और अगर आपने दक्षिणी एरिया में देखा तो रजोकरी एक क्षेत्र है उसको आपने देखा, और पश्चिमी क्षेत्र में दिल्ली में देखा तो या एक नजफगढ़ देखा, ठीक है। तो ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का आपने सीमांकन कर दिया कि इतना दिल्ली में मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये है एक प्रकार का सीमांकन। और आपने यहाँ से उठाया एक समस्या, जैसे मैं कहूँ कि अगर आपने नजफगढ़ को ले लिया तो आपने नजफगढ़ में ही अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिसर्च करना है, ठीक है। तो जब समस्याओं का आपने सीमांकन किया तो इन्हीं समस्याओं नजफगढ़ को आप एक व्यवहारिक रूप में देखेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टेप बताऊँ। एक आपने सबसे पहले आपने चयन किया, पहचान किया समस्या का, उसके बाद आपने चयन कर लिया, और उसके बाद आपने परिभाषित किया समस्या को, और फिर उसके बाद आपने सीमांकन कर दिया, और ये जो सीमांकन के बाद ये आपने व्यवहारिक किया समस्या को। देखिए कितने स्टेप आ रहे हैं, देखिए आपने व्यवहारिक रूप में देखा, फिर आपने समस्याओं का उद्देश्य बनाया। तो इतने स्टेप बनाने पड़ेंगे आप लोगों को समस्या के चयन में। तो अब देखिए कितने स्टेप हो जाएंगे, बहुत सारे स्टेप हो जाएंगे वैसे तो बेसिकली अगर देखा जाए तो, है ना। लेकिन आपको इतना सब नहीं देखना है, एग्ज़ाम में इतना सारा नहीं पूछेगा कि सब रट्टा मार के जाओ।
बशर्ते आपको समस्या का चयन याद रखना है बस। बेसिकली चयन पूछेगा या तो पहचान आता है ऑप्शन में, बेसिकली ज़्यादा पहचान लिखा रहता है, तो पहचान ही जो होगा आपका ये पहला पॉइंट माना जाएगा, पहला स्टेप माना जाएगा। देखो सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण है समस्या का चुनाव करना या विश्लेषण करना। सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता उस क्षेत्र के विषय का चयन करना होता है जिसमें वह अनुसंधान करना चाहता है, और इस अवस्था में अनुसंधानकर्ता को अध्ययन संबंधी समस्या जो होती है स्पष्ट जब नहीं हो पाती है तो विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि करता है। तो मैं कहूँ समस्या का चयन करने के बाद परिभाषित करना, फिर मैं उसके बाद कहूँ समस्या का सीमांकन करना, समस्या का व्यवहारिक रूप लेना, समस्या का उद्देश्य देखना। ये सारी की सारी कहाँ से आ रही है? आप देख रहे हैं जब सही तरीके से चयन नहीं हो पाया है, ऐसी प्रतिक्रिया में आप क्या कर रहे हैं, स्पष्ट जब नहीं हो पा रहा है तब अगला स्टेप आप ले रहे हैं। ठीक है, तो उस समस्या से संबंधित सभी प्रकार के विभिन्न तथ्यों की आप छानबीन करेंगे और इसी समस्या के संबंध में पुस्तकें, अब देखो यहाँ पर अगला स्टेप आ गया है, पुस्तकें, विवरण, संदर्भ ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आप जरा मुझे बताइए कौन सा स्टेप आ गया है बीच में? अब ये कौन सा स्टेप आया है, जरा मुझे बताइए एक बार। इतनी सारी बातें, ये स्टेप कौन से ले लिया है? जब भाई आपने, हाँ, साहित्य समीक्षा आप करना शुरुआत कर दिया। आपने क्या करना शुरुआत कर दिया? जैसे ही आपको लगा कि समस्या का चयन करने के बाद, आपने उसका निरूपण करने के बाद साहित्य समीक्षा की क्रियाविधि को आपने स्टार्ट कर दिया। तो साहित्य समीक्षा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और साहित्य समीक्षा के बाद ही क्या आता है आपका? साहित्य समीक्षा के बाद ही आता है आपका परिकल्पना। परिकल्पना पहले नहीं होती है, पहले परिकल्पना होती है, फिर उसके बाद साहित्य समीक्षा होता है, ये याद रखना है आपको। और कहीं आप सोच ले कि परिकल्पना पहले होती है बाद में आपका साहित्य समीक्षा आता है तो फिर गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो साहित्य समीक्षा पहले फिर परिकल्पना होती है। और साहित्य समीक्षा बेसिकली आप ध्यान ये रखना है आप लोगों को, इसमें किताबें वगैरह पढ़ी जाती हैं और इन किताबों के माध्यम से आप क्या करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं। तो समाज कार्य एक व्यवसाय होने के नाते समाज कार्य अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य उन कारकों का पता लगाना होता है जो समाज कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हमें देखना होता है। तो समाज कार्य अनुसंधान में उन समस्याओं के समाधान सुलझाने का प्रयास किया जाता है ताकि सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्यों के दौरान वह कार्य को बखूबी ढंग से कर सके। तो उसके लिए विभिन्न तरीके के न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि जो चीज़ें होती हैं उसको पढ़ता है सोशल वर्कर। ठीक है, तो आप ध्यान इतने रखें, साहित्य समीक्षा को पढ़कर क्या करता है, वो करता है। आवाज़ नहीं जा रही है क्या? क्लियर करिए एक बार मुझे ज़रा, क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट है? हाँ, म्यूट हो गया, एक मिनट। ठीक है, आवाज़ जा रही है अब क्लियर? तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपको साहित्य समीक्षा बनानी पड़ेगी। ठीक है, बिना साहित्य समीक्षा का आप नहीं कर पाएंगे कोई भी कार्य। साहित्य समीक्षा के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं तो ये वो डेटा होता है जिसमें हम संबंधित साहित्य से परिचित होते हैं, यानी अनुसंधान को व्यवहार दिशा निर्देशन के रूप में हम इसको केंद्रित करते हैं। बस आप इतना ही बात आप ध्यान रखिए कि, और साहित्य समीक्षा विश्वसनीयता में कमी में पारस्परिक अनुसंधानों की विफलता को उजागर करता है, विफलता को उजागर करता है, वही साहित्य समीक्षा होती है। साहित्य समीक्षा वही होती है। ठीक है, साहित्य समीक्षा कुछ खास नहीं है कि आप साहित्य समीक्षा के बारे में ज़्यादा डीप में जाएं या उसके बारे में समझने की कोशिश करें, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। बशर्ते आप छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा बस साहित्य समीक्षा के रूप में। ठीक है, डेटाओं को क्या करता है, उजागर करता है वहाँ पर। ठीक है, तो साहित्य समीक्षा आपका यहाँ पे क्लियर हो गया और समस्या का पहचान भी आपने क्लियर कर लिया, चयन भी आपने क्लियर कर लिया, 2 स्टेप आपने चयन कर लिया। देखो, समस्या की पहचान में अगर मैं आपसे बात करूँ तो किसी भी शैक्षिक शोध की शुरुआत जो है, शोध समस्या को स्पष्ट करता है, यहाँ पर पहचान करने के लिए स्पष्ट करता है। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम में एक बताया भी था कि सबसे पहले शैक्षिक शोध किसने किया था, सबसे पहले शैक्षिक शोध किसने किया था अनुसंधान में, तो J.N. राइस का नाम याद नहीं भूल जाते हो आप लोग, प्लीज़ आप लोग याद रखें J.N. राइस का नाम। इसने सबसे पहले शैक्षिक शोध में काम किया था। मैंने कल वाली शायद क्लास में आप लोगों से अच्छे से बताया था। J.N. राइस ने सबसे पहले 1897 में, इन्हीं का नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, है ना, इनका ध्यान रखेंगे। और ये सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक होता है कि शोध समस्या किसे कहते हैं, समस्या के बारे में हमें जानना पड़ता है सबसे पहले।
सबसे पहले समस्या के बारे में। सामान्यतः शोध समस्या की एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच में प्रश्नात्मक संबंध होता है या प्रश्नात्मक संबंध जो है स्थापित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब प्रश्नात्मक जो संबंध है, जैसे आवश्यकता है, साधन है, समस्या है, ये तीन चीज़ों को प्रश्नात्मक संबंध के रूप में देखा गया है। ठीक है, अगर आवश्यकता अगर उसकी ज़्यादा है और साधन कम है तो बताइए समस्याएं बढ़ेगी कि घटेगी? जाहिर सी बात है, अगर साधन कम है तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। और आवश्यकताएं की अगर उसकी अगर आवश्यकताएं उसकी कम है और साधन ज़्यादा है तो उसकी समस्याएं घट जाएंगी, है ना। तो फिर उसकी समस्याएं घट जाएंगी। एक प्रकार से ये दो या दो से अधिक चरों के बीच के लिए एक प्रश्नात्मक संबंध के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। साहित्य समीक्षा के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छी तरीके से परिभाषित भी किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो शोध समस्या के चयन से पहले या बाद समस्या के पूर्व किए गए शोध कार्यों में विचार, सिद्धांत, क्रियाविधि या कार्यविधियों, तकनीकी शोध के दौरान होने वाली समस्या आदि के बारे में जानने का जो क्रियाविधि होती है वही कहलाती है संबंधित साहित्य सर्वेक्षण। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो साहित्य समीक्षा को लेकर। ये बात बताइए जरा एक बार, साहित्य समीक्षा और समस्या की पहचान आपको क्लियर हो गया? यदि नहीं क्लियर हुआ तो आप पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोबारा से। समस्या का पहचान और साहित्य समीक्षा आपको क्लियर हो गया है क्या? बताइए जरा एक बार, क्लियर नहीं? अभी देखिए इसके स्रोत क्या है, क्या क्या होते हैं सर्वेक्षण में, क्या क्या होते हैं साहित्य समीक्षा में। एक तो पाठ्य पुस्तक आएगी, शोध पत्र आएगा, सेमिनार और सम्मेलन आएगा, शोध प्रबंधन आएगा जिसको थेसिस बोलते हैं आप लोग, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आएगा, इंटरनेट आएगा, ऑडियो वीडियो आएगा, साक्षात्कार आएगा और हस्तलेख या अप्रकाशित पांडुलिपि आएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो साहित्य समीक्षा में देखने को मिलेगा। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य समीक्षा का उदाहरण है। तो ये जितने मैंने पॉइंट अभी बताया है आप सबको, ये सारा आप ध्यान रखिएगा। ऑडियो वीडियो, साक्षात्कार और हस्तक्षेप, अप्रकाशित पांडुलिपि, ठीक है, इंटरनेट, समाचार पत्र, सेमिनार, शोध पत्र, शोध प्रबंधन, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। ये उसके उदाहरण है साहित्य समीक्षा के। ठीक है, पुस्तक वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं। हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना, और परिकल्पना में मैंने आप लोगों को कल एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया था, एक परिभाषा के रूप में बताया भी था। परि प्लस कल्पना, यह एक प्रकार से उपसर्ग है, दो शब्दों से मिलकर बना है। परि की अर्थ जो होता है चारों ओर, कल्पना का अर्थ होता है चिंतन से। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं परिकल्पना का जो मतलब होता है वो किसी समस्या के संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना, यानी शोध की प्रक्रिया में किसी समस्या को संभावित समाधान के रूप में दो या दो से अधिक चरों के संबंध में बतलाते हुए शोधकर्ता जो कथन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकल्पना बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं कि किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समस्याओं का विचार या समाधान, संभावित समाधान पर जब विचार करते हैं तो वह एक प्रकार का क्या कहलाता है? आपका परिकल्पना कहलाता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? परिकल्पना किसे कहते हैं? बस इतना चीज़ें समझते चलिए, डीप में ज़्यादा जाने की ज़रूरत यहाँ पर आप लोगों को नहीं है। ठीक है भाई, और अभी मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, पीडीएफ ज़रूर एक बार शीन करना ताकि उससे आपको कंठस्थ याद हो जाए। परिकल्पना की परिभाषा देख लीजिए जरा। कार्ल लिंगर के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। कार्ल लिंगर मानते हैं। देखो परिकल्पना का उदाहरण है ये। ठीक है, परिकल्पना का परिभाषा है। मैं आप लोगों से देखो समाज कार्य में शोध आपको पढ़ा रहा हूँ, समाज कार्य के शोध पढ़ा रहा हूँ। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? हाँ, देखिए किसी का कमेंट आया है, एक बार मैं सीन कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या भाई उन्होंने लिखा है। अच्छा, ये यूनिट यूजीसी नंबर, यूजीसी का यूनिट नंबर 5th है, यूजीसी का यूनिट 5th है, और एमपीपीएससी का जो यूनिट है वह आपका 2 है। एमपीपीएससी का यूनिट नंबर 2 है। तो देखो कार्लिंगर ने कहा है कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य होती है, ये बात आप ध्यान रखना, उसको कथन मानता है। और अगर मैं मोले के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पर देखिए जरा, परिकल्पना एक धारणा और तर्क वाक्य है जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता, उपयोग, अनुभवजन्य प्रमाण, अनुभवजन्य का सिद्धांत जाता है, किर्कगार्ड का नाम आता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किर्केगार्ड का, जो कि एग्जाम में एक बार नवंबर में भी पूछा गया है, 2-3 बार प्रश्न आया है। ये अनुभवजन्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ठीक है, तो ध्यान रखना किर्केगार्ड का नाम आता है। तो अनुभवजन्य का प्रमाण और पूर्व ज्ञान का आधार माना है किसने, मौले ने माना है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, जार्ज जी मोने के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा परिभाषा को भी आप समझिए यहाँ पर, है ना, तो ईजिली आप सही तरीके से समझ सकते हैं। प्रकार के बारे में बात करूँ, देखो अगर मैं बेसिकली हाइपोथेसिस के टाइप के बारे में बात करूँ, चर्चा के बारे में, यहाँ पे प्रकार के बारे में, तो आप लोगों ने पेपर फर्स्ट में देखा होगा, एक वर्किंग हाइपोथेसिस देखा होगा आपने, एक देखा होगा नल हाइपोथेसिस, याद हो रहा है किसी को, एक आपने देखा होगा नल हाइपोथेसिस, एक देखा होगा, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नल हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है, नल हाइपोथेसिस, और ये चल नहीं रहा है, और एक आपने देखा होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये 3 टाइप के बेसिकली हाइपोथेसिस में जिक्र किया गया है। एक मिनट, हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ, तो आप ध्यान रखिए, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, एक वर्किंग हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, प्रश्न एग्ज़ाम में जो है हाइपोथेसिस से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि शोध की प्रक्रिया में किस प्रकार की परिकल्पना की परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो आप ध्यान रखना कि जब भी शोध की प्रक्रिया आप करेंगे, शोध का काम करेंगे, तो उस शोध की प्रक्रिया में जो परिकल्पना परीक्षण करता है वो 2 ही परीक्षण होते हैं, एक आपका होगा नल हाइपोथेसिस और एक होगा वर्किंग हाइपोथेसिस। ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं यहाँ पर, देखिए हाइपोथेसिस में जब भी कभी परीक्षण होगा तो आपका एक होगा वर्किंग हाइपोथेसिस में, और दूसरा जो होगा आपका वह आपका होगा नल हाइपोथेसिस में। 2 ही परीक्षण होते हैं, बाकी आप कहो कि अल्टरनेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वैकल्पिक प्रकल्पना में परीक्षण नहीं किया जाता। तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि शोध की प्रक्रिया बताइए प्रकल्पना किस परीक्षण में होता है, तो आप ये दोनों नाम याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ऐसी चीज़ें। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो कार्यकारीय प्रकल्पना जो होता है, अगर वर्किंग हाइपोथेसिस की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये अगर वर्किंग हाइपोथेसिस अगर आपकी गलत है, असत्य हो गई है, तो आप कौन सी परिकल्पना लगाएंगे बताइए, नल हाइपोथेसिस लगाएंगे फिर ना, तब आप नल हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। हाँ, और हाँ, अगर जब नल आपकी गलत हो जाएगी तब आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लगाएंगे, और ये हमेशा सत्य मानी जाती है। हाँ, सदैव कौन सी सत्य मानी जाती है, अल्टरनेटिव, ठीक है, कार्यकारीय प्रकल्पना सत्य हो जाती है, तब हम असत्य प्रकल्पना का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अगर नल भी हाइपोथेसिस और वर्किंग हाइपोथेसिस दोनों असत्य हो जाएंगी, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, तब हम किसका लगाएंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लगाएंगे, क्योंकि वह सदैव सत्य मानी जाती है, यही कारण है उसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, समझ में इतनी बात आ गई आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझिए आप लोग, सूर्य पूरब से निकलता है, यह बात आप बताइए जरा, कौन सी हाइपोथेसिस लगेगी, सूर्य पूरब से निकलता है, क्या इसमें वर्किंग काम करेगा कि नल काम करेगा कि अल्टरनेट करेगा, अल्टरनेटिव, क्योंकि ये हमेशा ये सत्य है। हाँ, नहीं, ये सत्य है, ये 100% सत्य है ना, सत्य, हाँ हाँ, ये असत्य कभी नहीं हो सकती, इसलिए आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लगानी पड़ती है। जो चीज़ सत्य व असत्य होगा उसका शोध होगा, और जो सत्य होगा वो सदैव उसका परीक्षण नहीं होगा, जो हमेशा सत्य रहेगा उसका परीक्षण नहीं होगा, ठीक है ना। और इसी हाइपोथेसिस में जैसे आपने एक नाम सुना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, जानते हैं आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव टाइप, कितने लोग जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ बताइए। एक होता है पॉजिटिव हाइपोथेसिस, एक होता है नेगेटिव हाइपोथेसिस, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं भाई, नहीं जानते आप लोग, जानते, बताइए जरा क्या होता है, हाँ बताइए जरा, पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड,
नेगेटिव। वेरी गुड, बस यही समझाना था मुझे कि प्रकल्पना एक प्रकार की पॉजिटिव भी होती है, एक प्रकार की नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव वो होगी जहाँ पर आपने देखा दो वेरिएबल्स के अंतर्गत सार्थक अंतर, और जहाँ पर आपने देखा सार्थक अंतर नहीं है वहाँ पर आपने नेगेटिव लगा दिया। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए एक बालक बालिकाओं की अगर किसी चीज़ की आपने अचीवमेंट देखनी है तो वह एक सार्थक अंतर है, तो ये एक सकारात्मक हो गया। और बालक बालिकाओं की अगर आपने अचीवमेंट देखनी है, सार्थक अंतर नहीं है, तो उस प्रश्न में साफ लिखा रहेगा नहीं है, तो वह नेगेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, यही चीज़ें मैं आप लोगों से जानना चाह रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पर तो जब भी आप कभी हाइपोथेसिस बनाएं तो उसके लिए आपको लिटरेचर, जिसको साहित्य समीक्षा बोलते हैं आप लोग, वो पढ़ लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? एच से। और नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट किया जाता है H0 से। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को किससे पढ़ा जाता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस को किससे पढ़ा जाता है? इसका H1 पे। वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा इसका आप इंडिकेटर्स या प्रकार से ये संकेत वाले शब्द हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नल है 0, 0 का मतलब यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? शून्य प्रकल्पना बोलेंगे। ठीक है, सपोज मान के चलिए अगर जैसे मैंने कहा कि एक बालक बालिकाओं की आपने उपलब्धि के सार्थक अंतर देख रहे हैं, और आप देख ये रहे हैं कि बालिकाओं की उपलब्धि बालकों से बहुत अच्छी है, बालिकाओं की जो उपलब्धि है वो बालक से बहुत अच्छी है। तो आपने जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे यहाँ पर बालक की उपलब्धि आपने को बता रहा हूँ और यहाँ पर बालिकाओं की उपलब्धि के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बालिकाओं की उपलब्धि बहुत अच्छी है, तो आपने क्या बताओगे इसे? इसको आप क्या कहेंगे बताइए ज़रा? ग्रेटर देन करेंगे भाई इसको ग्रेटर देन कर दीजिए। आप इसको वेरिएबल्स के रूप में मान सकते हो, जैसे यक्स के रूप में मान सकते हो, जेड के रूप में मान सकते हो, वाई के रूप में मान सकते हो, है ना? कि आपने बालिका को माना वाई और बालक को माना एक्स, तो वाई ग्रेटर देन एक्स कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो यह एक प्रकार का वर्किंग हाइपोथेसिस हो जाएगी। और अगर मैंने आपसे कहा कि बालक बालिकाओं की उपलब्धि, हेलो म्यूट हो जाइए, अगर मैंने आप लोगों से कहा कि बालक बालिकाओं की जो उपलब्धि है वो सार्थक अंतर नहीं है, म्यूट हो जाइए भाई। वेट मिनट, वेट मैंने म्यूट कर दिया उनको। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखा कि भाई बालक बालिकाओं की अगर उपलब्धि, अगर मैं आपसे बात करूँ सार्थक अंतर नहीं है, जब दो या दो से अधिक चर के मध्य कोई भी सार्थक अंतर नहीं होता है, तब बालक और बालिकाएं बराबर हो जाती हैं। ठीक है, जब कोई अंतर नहीं होता है तो बालक और बालिकाएं बराबर हो जाती हैं। तो इसलिए आप यक्स का भी वैल्यूज़ बराबर करके लगा सकते हैं, यहाँ पर एक्स बराबर वाई कर सकते हैं आप, है ना? तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यूज़ जो हो जाएंगी बराबर हो जाएगी। ठीक है, यह मेरा कहने का मतलब था। सपोज़ आपने जैसे जनगणना किया और आवाज़ नहीं जा रही है, अगर आपने मान लीजिए अगर आपने कोई जनगणना आपने किया और जनगणना में आपको लगा कि भाई बालिकाएं जो हैं 82 मिले और बालक भी 82 मिले हैं अंक, ठीक है, तो ये बराबर हो गए, है ना? तो यह एक प्रकार का शून्य प्रकल्पना हो जाएगी, यह एक प्रकार की शून्य प्रकल्पना है, ये बराबर है। ठीक है, शून्य प्रकल्पना बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वैकल्पिक में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये बराबर नहीं होता है। वैकल्पिक नल हाइपोथेसिस ये बराबर नहीं होता है। इसमें एक प्रकार से अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो यह हमेशा सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। यही कारण है कि इसको नॉट इक्वल के रूप में जाना गया है। ठीक है, इसको नॉट इक्वल के रूप में जाना गया है हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए साधारण अगर मैं परिकल्पना की बात करूँ, सिंपल परिकल्पना क्या होती है, तो आप देखिए कि साधारण परिकल्पना का जो मतलब होता है कि चरों की संख्या की मात्रा 2 होती है और इन्हीं 2 चरों के बीच में संबंध अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बच्चों के सीखने में पुरस्कार और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और वहाँ सीखना और पुरस्कार 2 चर हैं जिनके, ठीक है, जिनके बीच एक विशेष संबंध की चर्चा होती है, जैसे आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो जाता है। तो यह एक प्रकार का साधारण परिकल्पना कही जाएगी, सिंपल परिकल्पना कही जाएगी। कॉम्प्लेक्स परिकल्पना क्या होती है, जिसको आप जटिल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें दो से अधिक चर होते हैं
आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो आइसक्रीम खाने से बच्चा बीमार हो जाता है और बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो यहाँ पे प्रभाव भी पड़ रहा है, जटिल प्रभाव भी पड़ रहा है। तो यह एक प्रकार का जटिल क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस हो जाएगा। एक है आपका सार्वभौमिक परिकल्पना, और यह एक प्रकार का सार्वभौमिकता के रूप रिलेट करता है। तो सार्वभौमिक परिकल्पना में अगर मैं आपसे बात करूं तो स्वयं से स्पष्ट होता है, और ऐसी परिकल्पना जो हर क्षेत्र के समय में समान रूप से व्याप्त होता है, अर्थात परिकल्पना का स्वरूप होता है, उसमें निहित होता है। तो निहित चरों के सभी तरह के मान जो होंगे उसके बीच का संबंध की परिस्थिति में हर समय बताया जाता है। और उदाहरण के माध्यम सुनिए कि पुरस्कार देने से पहले या पुरस्कार देने से सीखने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति आई है, तो यह सार्वभौमिकता हुआ। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आपने उसको मोटिवेशन दिया है तो लर्निंग उसकी तीव्र हो गई है, तो एक प्रकार से ये सार्वभौमिक परिकल्पना है। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी एग्जाम्पल को लेकर बनाए जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा जांच करने की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जांच को पहले समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हाइपोथेसिस जो होता है एक वन टाइल्ड, जिसको एक पुच्छी परिकल्पना भी कहा जाता है, जिसको दिशात्मक बोला जाता है, डायरेक्शन बोला जाता है, और एक होता है द्विपक्षीय परिकल्पना जिसको आदिशात्मक बोला जाता है, नॉन डायरेक्शन बोला जाता है। तो ये टाइप 1 टाइप 2 एरर्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, आपने नाम जैसे सुना होगा Z करके ग्रेटर देन 2.58, फिर उसके बाद 0.01 रिजेक्टेड, अपने अस्वीकृति। ये एग्ज़ाम में प्रश्न भी बनाया गया है, अभी मैं उसके बारे में बता देता हूँ, पहले समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रोफेसर R.A. फिशर क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस को आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। नल हाइपोथेसिस किसे बोला जाता है बताइए जरा। नल हाइपोथेसिस आप समझ चुके हैं ना कि शून्य प्रकल्पना किसे कहा जाता है। शून्य प्रकल्पना, हाँ आपको ध्यान रखना है ये सारी बातें कि शून्य प्रकल्पना जब 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर ना हो, तब उस बालक बालिकाओं के अंतर बराबर हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, शून्य प्रकल्पना। यहाँ पे उदाहरण देखिए, विज्ञान वर्ग के छात्रों को उपलब्धि कला वर्ग के छात्रों से उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है, इसलिए नल हाइपोथेसिस है ये। और उसके बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस शून्य प्रकल्पना के विपरीत है। जैसे ऊपर से आपने देखा भाई, ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल, ये उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल को देखते हुए आपने इंटरव्यू लेने के लिए हमें पता चलता है कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की उपलब्धि कला वर्ग के छात्रों की उपलब्धि में काफ़ी अंतर है, तो यह एक प्रकार का अल्टरनेट हाइपोथेसिस कही जाएगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कही जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए। तो इन हाइपोथेसिस में मैंने आप लोगों को एक एरर्स के बारे में बता रहा था। तो देखो पहले एक चीज़ समझ लीजिए, टाइप 1 एरर क्या होता है यहाँ पर, यानी कि एक अच्छे प्रोडक्ट में रिसर्च में खराब क्वालिटी अगर पाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 का एरर पाया जाता है। देखो मैंने बताया ना आपको कि अगर कोई एक अच्छा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में रिसर्च आप कर रहे हैं और ख़राब क्वालिटी पाई गई है, तो उसे टाइप 1 एरर कहेंगे। और टाइप 2 एरर क्या कहता है कि यानी एक ख़राब प्रोडक्ट को आप रिसर्च में अच्छी क्वालिटी बता रहे हैं तो वह टाइप 2 एरर पाया जाएगा। तो 2 टाइप के एरर पाए जाते हैं, एक तो ये कि अच्छा प्रोडक्ट है तो उसे ख़राब बता रहे हैं, और एक ये कि ख़राब प्रोडक्ट है और उसे आप अच्छा क्वालिटी बता रहे हैं। तो 2 टाइप के एरर्स पाए जाते हैं एग्ज़ाम में, देखने को क्वेश्चन भी यहाँ से मिलते हैं, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एरर का, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं तो परिकल्पना के देखो कितनी फिर प्रकार आ गया इसका, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। बाकी मैंने देखो यहाँ पे समझा चुका हूँ, वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये साधारण परिकल्पना है जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया है, ये दूसरी लैंग्वेज में लिखा है जहाँ पे 2 चरों के संबंध को अध्ययन करने की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। बच्चा जो है सीखने में पुरस्कार सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसे साधारण बोला जाता है एग्जाम, ठीक है। और जटिल को क्या बोला जाता है, आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। जटिल परिकल्पना क्या होती है, जहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है किसी पर, है ना, उसकी स्वास्थ्य अगर खराब है और वो उसकी वजह से वो विद्यालय नहीं जा पाया है, तो यह एक जटिल क्या हो गया, परिकल्पना हो जाएगी आपकी। तो 2 टाइप के यहाँ पे आपने परिकल्पना को देख लिया। चरों की संबंध में सार्वभौमिकता भी आपने देख चुका है, मैंने बता चुका हूँ आप लोगों से पहले भी। और अस्तित्वात्मक परक क्या होता है, यहाँ पे परिकल्पना की बात करूँ तो अस्तित्वात्मक परिकल्पना जो होती है, यदि सभी व्यक्तियों में परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति की परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होता है। जैसे सीखने की प्रक्रिया में कक्षा
में कम से कम एक बालक हो और पुरस्कार के बजाय दंड से सीखता है। और इस प्रकार की परिकल्पना को क्या बोला जाता है? अस्तित्वात्मक परिकल्पना बोला जाता है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में क्लास में कम से कम एक बालक ऐसा हो जो पुरस्कार के बजाय दंड से सीखता हो, तो वह क्या हो जाएगा? आपका अस्तित्वात्मक परिकल्पना हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना। विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर परिकल्पना के प्रकार बताए गए। एक शोध प्रकल्पना है, और शोध प्रकल्पना क्या होता है? कार्य रूप से अगर प्रकल्पना की बात करूँ तो कार्यात्मक परिकल्पना इसे कहते हैं, और किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होता है, प्रेरित होता है। तो जब किसी सिद्धांत वगैरह पे आधारित होता है तो वो शोध प्रकल्पना होगा। बस सिद्धांत को आप ध्यान रखना, थ्योरी जहाँ पर बनाई जा रही है वो शोध प्रकल्पना हो जाएगी। ठीक है, करके सीखने की बात होती है यहाँ पर, है ना। और आगे हम बात करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? बोलिए। हाँ, ठीक है। एक देखो देखिए, एक सांख्यिकी प्रकल्पना होती है। जब शोध प्रकल्पना में शून्य प्रकल्पना सांख्यिकीय पदों में अभिव्यक्त किया जाता है तो वह एक प्रकार की सांख्यिकी होती है। जैसे शून्य प्रकल्पना है और उस प्रकल्पना को आपने क्या किया? संख्या के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हो, तो वह सांख्यिकी हो जाएगी। बस सिंपल लैंग्वेज में किसी प्रकल्पना को आपने संख्या के रूप में कर रहे हैं तो वह कौन सी प्रकल्पना होगी? सांख्यिकीय प्रकल्पना हो जाएगी। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। टाइप 1 टाइप 2 एरर्स आ रहे हैं, तो टाइप 1 एरर्स के देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टाइप 1 एरर किसे कहते हैं? तो हम टाइप 1 एरर उसे कहते हैं जब परिणाम शून्य प्रकल्पना से अस्वीकृत हो जाए। तो वास्तव में सच है कि यहाँ पर जो प्रकल्पना हुई है शून्य प्रकल्पना, वो अस्वीकृत हो गई है, रिजेक्टेड हो गई है। और ये आपको मैं अभी बताऊँगा कि 2.58 और 0.01 से जो रिजेक्टेड हुआ है कैसे हुआ है, ये भी मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा आप लोगों से। ठीक है, और आगे मैं बात करूँ टाइप 2 के बारे में, तो यहाँ पर कह रहा है जब नमूना अशक्त। अच्छा, अशक्त का मतलब आप जानते हैं? अशक्त का मतलब क्या होता है? नल हाइपोथेसिस होता है। जानते कि नहीं जानते हैं आप लोग? बताइए। अशक्त परिकल्पना के नाम। हाँ हाँ, तो इसी को आकृत्य भी प्रकल्पना बोलते हैं। टाइप 2 एरर को भी आकृत्य भी बोला जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, है ना। यह अदिशात्मक होता है, यह अदिशात्मक होता है, और दिशात्मक होता है टाइप 1। टाइप 1 दिशात्मक होता है और अदिशात्मक कौन होता है? टाइप 2 होता है। ये आप ध्यान रखना है आपको। टाइप 1 एरर की बात करूं अगर मैं, तो यह एक झूठी सकारात्मक के रूप में जाना जाता है। सकारात्मक परिणाम का शून्य प्रकल्पना से इनकार के बराबर होता है। और ठीक इसके विपरीत अगर मैं बात करूं टाइप 2 एरर्स की, तो गलत नकारात्मक के रूप में जाना जाता है। यह नकारात्मक परिणाम होता है, इसे शून्य प्रकल्पना में इसे स्वीकृति की ओर निर्देशित करता है। ये ठीक है, इसे निर्देशित करता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर PDF पढ़कर आप जान सकते हैं कि टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर्स क्या है, इसके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे मैं बात आपसे करता हूँ अब। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्रीन पर आप, ठीक है, रुक जाइए। ओके, आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है क्या? बताइए एक बार। आवाज़ क्लियर है? देखिए प्रकल्पना में अगर मैं शून्य प्रकल्पना की बात करूं तो इसके 2 स्तर होते हैं। एक स्तर होता है आपका 0.01, एक स्तर आपका 0.01 होता है। ये स्तर नंबर 1 होता है, लेवल नंबर 1 होता है। और अगर मैं लेवल नंबर 2 की बात करूं तो लेवल नंबर 2 में भी आपका आता है 0.05। ये 2 स्तर आपको याद रखने हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे होते हैं। 0.1 देखो, पहले तो आप ये समझिए कि जब किसी भी प्रकल्पना की जांच करने के लिए हमें सार्थक स्तर को रखना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन पर हम लोगों को लेवल 1 और लेवल 2 करना पड़ता है। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी आप समझ पाएंगे इसको, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रकल्पना में शून्य परीक्षण होता क्या है। प्रकल्पना में देखो, कार्यकारी प्रकल्पना तो आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। कार्यकारी प्रकल्पना क्या होती है आप जानते हैं अच्छे तरीके से? भाई बताइए जरा एक बार, कन्फर्म है ना कार्यकारी प्रकल्पना? जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने वो चीज़ें बताई है कार्यकारी प्रकल्पना में कि बालक एक बालिका के उपलब्धि में सार्थक अंतर देखने की बात कर रहे हैं। जहाँ पर सांख्यिकी के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो सांख्यिकीय प्रकल्पना में वर्किंग हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों आते हैं। बालक बालिकाओं की उपलब्धि का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन करने के लिए सांख्यिकीय प्रकल्पना का यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स ढूंढिए आप, वेरिएबल्स एक बालक है एक बालिकाएँ हैं उसमें। तो ठीक उसी प्रकार से मैं आप लोगों से यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि टाइप 1 जो होता है एरर, जो टाइप 1 एरर होता है वह एक अल्फ़ा के नाम से जाना जाता है। टाइप 1 एरर एक अल्फ़ा के नाम से जाना जाता है। और टाइप
2 जो होता है एरर्स वो बीटा के नाम से जाना जाता है। और टाइप 1 एरर में जब शून्य प्रकल्पना सत्य होगी तो उसे असत्य स्वीकार किया जाएगा। जब शून्य प्रकल्पना सत्य होगी तो उसे हम क्या करेंगे, टाइप 1 में असत्य स्वीकार कर लेंगे, गलत मान लेंगे उसे। और ये याद रखना, ये सत्य टाइप 1 एरर्स जो होता है, टाइप 1 एरर जो अल्फ़ा होता है वो हमेशा सत्य माना जाता है। किसी अच्छी चीज़ को टाइप 1 हमेशा क्या बताता है भाई, गलत बता रहा है ना। अभी तो मैंने इसके बारे में चर्चा किया है, अच्छी चीज़ को गलत बता रहा है भाई, तो टाइप 1 एरर अल्फ़ा हो जाएगा वो। और टाइप 2 एरर्स जो होता है, किसी खराब प्रोडक्ट को अच्छा रिसर्च बता रहा था, जहाँ पर मैंने टाइप 2 एरर बीटा का नाम दिया है आपको, वो नल हाइपोथेसिस का असत्य हो जाने पर उसे सत्य स्वीकार कर लिया जाता है। जब नल हाइपोथेसिस असत्य हो जाए तो उसे सत्य स्वीकार कर लिया जाए, सही मान लिया जाए, तो वो होता है। ये बातें आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 0.01, तो इसका एक सार्थकता स्तर होती है। तो ये देखो 1 है ना, इस 1 को आप यहाँ पर लिख लीजिए और ऑब्लिक कर लीजिए। और ऑब्लिक करने के बाद इसके बाद में देखिए 2 डिजिट है ना, और 2 डिजिट को अगर आपको करना है तो ये 99 करिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 100 हुआ कि नहीं हुआ, 1 + 99 करेंगे वो 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार सत्य होगा और 99 बार यानी 99 बार वो असत्य हो जाएगा। 99 बार वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हैं ना आप, एक बार सत्य होगा और 99 बार यानी 99 बार वो असत्य हो जाएगा। ये स्तर नंबर 1 है आपका, ये लेवल नंबर 1 है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगर मैं आगे बात करता हूँ, देखो यहाँ पर स्तर नंबर 2 की, यहाँ पर देखिए स्तर नंबर 2, तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप इस नंबर को रख लीजिए, इस नंबर को रख लीजिए, 5 को रख लीजिए और ऑब्लिक कर लीजिए। तो हम ऑब्लिक कितनी बार करेंगे इसको, 95 बार, 95 बार, 95 बार है ना, 95 बार। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसमें आपका 5 बार सत्य हुआ है और 95 बार असत्य हुआ है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो ज़्यादा जनसंख्या है, नंबर है, वो संख्या असत्य को रिप्रेजेंट कर रही है, असत्य को। तो हमें याद ये रखना है कि शून्य प्रकल्पना पर शोध नहीं करना पड़ता है। और शून्य प्रकल्पना कौन सी है, जो स्तर नंबर 1 था, 0.001 था, उसको हम मानते हैं 0.0। तो विश्वसनीयता ज़्यादा होती है क्योंकि 99 बार वो असत्य हुआ है, इसलिए विश्वसनीयता उस पर ज़्यादा होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता किस में होती है बताइए, स्तर नंबर 1 में, स्तर नंबर 1 में। अब देखिए यहाँ पे हाँ स्तर यानी लेबल। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ टाइप 1 टाइप 2 की त्रुटि, देखिए ज़रा यहाँ पर देखिए, एक ये नंबर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। Z है, अच्छा Z का मतलब ये फीसर का है, ये फीसर का है, ठीक है। Z का मतलब फीसर दिया गया है, यहाँ पर ग्रेटर देन है 2.58 से लेकर 0.01 है, ये रिजेक्टेड है, ये आपका क्या है, रिजेक्टेड है। जिसे हालांकि क्वेश्चन बनाया जाता है कि जब किसी विषय में शोधकर्ता जब शोध करता है तो उस समय जो भी डेटा उसका मिलता है उसे, तो उस डेटा का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ता निष्कर्ष पर आता है, तो उसका मान क्या है, 2.01 है। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दिया 2.01 है, 2.01 है, ऐसे प्रश्न में लिखा रहेगा 2.01 है, प्रदर्शित करता है। तो बताइए इसका कौन सा उदाहरण माना जाएगा। तो 4 ऑप्शन भी मिलेंगे आपको। कहेगा शून्य प्रकल्पना जो होगा जो 0.01 स्तर पर अस्वीकृत करता है, एक ऑप्शन देगा आपको। दूसरा प्रकल्प जो होगा ऑप्शन शून्य प्रकल्पना 0.05 का अस्वीकृत करता है, रिजेक्ट कर देता है। तीसरा ऑप्शन आएगा कि कार्यकारी प्रकल्पना 0.01 स्तर का अस्वीकृत कर देता है। और चौथा ऑप्शन आ जाता है कि कार्यकारी प्रकल्पना 0.05 स्तर पर अस्वीकृत हुआ है। तो ज़रा बताइए मुझे 2.01 किस में आया है, 2.01 किस में आया है, बोलिए। अब आप पहले ये समझ लीजिए, ये सार्थकता स्तर है, ये सार्थकता स्तर है। ये कौन सा स्तर है, सार्थक वाला स्तर है, ये सार्थक स्तर है। 2.01 है ना, 2.01 देखिए इन्हीं दोनों के बीच में आएगा ना, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में है, हाँ रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ तो ये देखो मैं बताऊँ आपको, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर शून्य प्रकल्पना जो हो जाएगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। और शून्य प्रकल्पना लिखा रहेगा आपसे
कि 0.01 स्तर लिखा रहेगा और 0.05 भी लिखा रहेगा, दोनों लिखे रहेंगे ऑप्शन में। लेकिन 0.25 आप देखिए यहाँ पर 0.01 इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए 1.96 से लेकर 0.05 लिखा हुआ है, तो क्या इसमें 2.01 आ रहा है? इसमें आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, 01 इसमें आ नहीं रहा। तो ये नहीं, ये तो रिजेक्टेड है ही है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा ना, तो इसमें लिखा रहेगा शून्य प्रकल्पना 0.05 भी लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा वहाँ पर, उसमें ये भी लिखा रहेगा कि शून्य प्रकल्पना 0.05 स्तर पर क्या हो गई, अस्वीकृत हो गई है, तो ये भी लिखा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में ये भी लिखा रहेगा, इसलिए आपका यहाँ पर देखना है, इसको देख के मैच करना है। तो ये नहीं होगा, देखो इसमें आ रहा है 0.01 इसमें आ रहा है ऊपर वाले में, तो ये जो हो जाएगी प्रकल्पना आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ये प्रकल्पना कौन सी है? शून्य प्रकल्पना हो जाएगी। अब आपके मन में ये भी आ रहा है कि सर कार्यकारी परिकल्पना क्यों नहीं होती? फिर कार्यकारी भी मिलेगा वहाँ पर ऑप्शन में, एक रहेगा कार्यकारी प्रकल्पना भी रहेगी, 0.01 स्तर का भी रहेगा, वो भी रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एनालिसिस डेटा से जेड जब स्कोर करेंगे, जब हम जेड से स्कोर करेंगे, तो बेसिकली शून्य जो नल हाइपोथेसिस होती है उसी की बात करेगा ये, और ये उसी की बातें करेगा, शून्य प्रकल्पना की बात करेगा। किसकी बात करेगा? शून्य प्रकल्पना की बात करेगा, कार्यकारी प्रकल्पना की बात ही नहीं करेगा, और ना ही वैकल्पिक प्रकल्पना की बात करेगा। बात करेगा तो केवल शून्य प्रकल्पना की बात करेगा, आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो जेड है, इसको जानते हो क्या बोला जाता है? जेड को बोला जाता है कैलकुलेटेड वैल्यू। जेड को क्या बोला जाता है? कैलकुलेटेड वैल्यू बोला जाता है। और ये जो नंबर देख रहे हैं आप यहाँ पे, हाँ, इस नंबर को जो बोला जाता है, इस नंबर को बोला जाता है क्या? बुक, ये बुक में मिलता है ना, और इसको बोला जाता है टैबुलेटेड वैल्यू। इसको क्या बोला जाएगा? टैबुलेटेड वैल्यू। इसको बोला जाता है टैबुलेटेड वैल्यू, हाँ वैल्यू बोला जाता है। और ये तो आपको पता ही है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 2.61, 2.67, ये बताइए कौन किसके अंतर्गत आएगा? ये प्रश्न अगर दे दिया जाए आपसे कि किसी विषय में शोध कार्य करते समय प्रदत्त विश्लेषण के बाद शोधकर्ता का निष्कर्ष का जो मान निकला है वो निकला है 2.67, तो ज़रा मुझे बताइए इसका मान क्या होगा, कौन सा होगा? तो आप यही चीज़ बोलिए कि शून्य प्रकल्पना 0.01 का स्तर जो है वो रिजेक्ट हुआ है, इसमें आएगा 2.67 इसमें आएगा, है ना। और अगर मैं आपसे कहूँ 1.90, तो बताइए ज़रा किस में आएगा? ये आ जाएगा शून्य प्रकल्पना 0.05 में क्या हुआ है? रिजेक्ट स्तर पर अस्वीकृत हुआ है, 0.05 में रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं समझ में आए पूछो फिर से। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर समझना है अच्छे से। अब यहाँ पर आप देखिए, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर तीनों दिख रहे होंगे आपको, ये तीन दिख रहे हैं ना, ये देखो एक्सेप्टेड है। अगर 1.90 से लेकर ये देखो लेस देन है ये। और अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि एक 1.96 से नीचे, 1.6 से नीचे, अगर मैं 1 पॉइंट आपसे नीचे की बात कर रहा हूँ ना, नीचे से बात कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 1.50 कर दिया तो बताइए किस में होगा? एक्सेप्ट होगा? एक्सेप्ट होगा कि नहीं एक्सेप्ट होगा? 1.50 अगर मैं कर दिया तो बताइए होगा ना, एक्सेप्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये रिजेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है, ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है स्वाभाविक। ठीक है, ये सार्थक स्तर है, ये तीनों जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सार्थक स्तर है, ये तीनों के तीनों सार्थक स्तर माने जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये जो आप देख रहे हैं तीन, ये तीनों कौन से हैं? टैबुलेटेड वैल्यू हैं। और ये कौन से वैल्यू हैं? जेड जो लिखा हुआ है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। जैसे किताब के मान को क्या कहते हैं बताइए जरा, एक क्वेश्चन आपसे, किताब का मान को क्या कहते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं, टैबुलेटेड वैल्यू कहते हैं? बताइए। टैबुलेटेड वैल्यू कहते हैं, वेरी गुड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, टैबुलेटेड वैल्यू इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर देखिए टैबुलेटेड वैल्यू जो होता है, हम ऐसा मान जो किताबों में दिया होता है, जो अस्थाई होता है, उसे टैबुलेटेड वैल्यू कहते हैं।
कैलकुलेटेड वैल्यू जब आप स्वयं शोध की प्रक्रिया में जोड़ घटाव की प्रक्रिया चालू करते हैं, आरंभ कर देते हैं, तो वह कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगा आपका, वह कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जेड का मान क्या होता है, जेड का स्कोर क्या होता है, ज़रा मुझे बताइए, टैबुलेटेड होगा कि कैलकुलेटेड होगा? जेड का मान बताइए, जेड का मान क्या होगा? कैलकुलेटेड होगा ना, जेड का मान कैलकुलेटेड होगा। ये जेड का मान है भाई, ये जेड का मान कैलकुलेटेड होता है। बताइए, कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप स्वयं शोध की प्रक्रिया में जोड़ घटाव की बात करते हैं वो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। और ऐसा मान जो किताबों में दिया होता है, और किताबों में दिया हुआ मान क्या होता है? टैबुलेटेड वैल्यू होता है। और टैबुलेटेड वैल्यू आपको, जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने कहा कि 0.01 ये आपका किताब में लिखे मिलेगा आपको, ये टैबुलेटेड वैल्यू है, ये टैबुलेटेड वैल्यू है। 0.05 भी आपका ये किताब में मिलेगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। जो आप निकालोगे, जैसे आपने निकाला 2.01, तो ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू निकाला आपने, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपने देखा एक एनपीसी का नाम सुना होगा, ठीक है। एनपीसी एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो यह जो है सामान्य प्रायिकता संभावना वक्र होती है, और इसी को कहा जाता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वक्र भी बोला जाता है एनपीसी को, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनपीसी क्या है, ठीक है, उसके बारे में, और मैं इसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर देता हूँ, ठीक है, एनपीसी के बारे में। ओके, आवाज़ मेरी नहीं जा रही है आपको? बताइए। ओके, चलिए देखिए, मैं आपको बताने चल रहा हूँ एनपीसी के बारे में, ठीक है। एनपीसी के बारे में आप लोगों से बताने चल रहा हूँ, बात को ज़रा समझिएगा आप लोग। एनपीसी है ना, देखिए एनपीसी की अगर मैं बात करूँ तो यह एनपीसी जो होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, जिसको एनपीसी बोलते हैं। 1933 में एक फ्रांस के विद्वान थे, डी मोइवर नाम था उनका, डी मोइवर, इन्होंने दिया था, डी मोइवर ने, ठीक है भाई, मोइवर ने दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो ये 3 ही लेवल पर होता है, ये मीन मीडियन मोड होता है, ठीक है। यहाँ पर हम 1 अल्फ़ा कह सकते हैं, 2 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा कह सकते हैं, ठीक है, 1 अल्फ़ा कह सकते हैं, 2 अल्फ़ा कह सकते हैं, 3 अल्फ़ा कह सकते हैं, ठीक है। राइट साइड इसका जो होता है प्लस का चिन्ह होता है, और लेफ्ट साइड में इसका क्या होता है? माइनस का चिन्ह होता है, और राइट साइड में इसका प्लस का चिन्ह होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, जिसे यहाँ पर कहीं कहीं जीरो भी मिल जाता है एम की जगह, ठीक है, तो ये जो जीरो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिप्रेजेंट करता है किसको? अलोन द बेस लाइन को, ये बेस लाइन है। और बेस लाइन कौन सा होता है? मीन मीडियन मोड होता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है भाई, बताइए ज़रा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी 6.28 होगा, यहाँ पर देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 68.27 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कभी कभी एग्ज़ाम में पूछेगा आपसे कि -1 और 0 की मान कितना होगा, एनपीसी में ऐसे प्रश्न बन सकता है कि एनपीसी में -1 से 0 तक का मान कितना है, दूरी कितनी है, तो आप इसको 68.27 को आप सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका कितनी वैल्यू आएगी बताइए ज़रा। तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ऐसे आता है, ठीक है। तो 34.13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यह इसकी वैल्यू है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है, ठीक है। 34.13 इसकी बीच की वैल्यू। दूसरी की अगर मैं बात करूँ, -2 से लेकर +2 के बीच की दूरी जो होगी वह माना जाता है 95.44 भी कहीं कहीं मिलता है, और 95.45 भी माना जाता है। और यहाँ पे 3 -3 और +3 और -3 की अगर मैं दूरी की बात करूँ तो ये है 99.73 माना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसका। अब आप इसमें घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले -2 से और +1 की दूरी कितनी होती है, आप कर लेंगे? अब ये बताइए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे भाई? आप सोचिए एक बार, इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों बीच की दूरी 68.37 है, और आपने अभी इसकी दूरी निकाला है 3.28,
34.13 निकाला है, तो इसमें आप जोड़ दीजिए, इसमें आप जोड़ दीजिए, और ये जब वैल्यू आ जाएगी आपकी -3 से लेकर 1 तक की। ठीक है, तो आप समझ गए कि नहीं मेरी बात, बताइए ज़रा, बोलिए, बात समझ में आई आपको? हाँ हाँ, जैसे देखो इतनी हाँ, इसकी जो दूरी होगी, बहुत बढ़िया, इसकी जो दूरी होगी 68.27 है, और यहाँ तक लेना है, तो इसकी दूरी तो आपने सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसका निकल गया था एक का, भाई इसका तो निकाले थे आपने यहाँ पर, ये देखिए, तो फिर इसको आप जोड़ दीजिए इसमें, तो आ जाएगी आपकी। और उसी तरीके से मान लीजिए -1 से लेकर 0 पूछ ले, या 0 से लेकर +3 पूछ ले, तो भी आप इसको 3 बार गुणा कर देना, 34.13 को मल्टीप्लाई 3 बार कर देना, तो ये 1 2 3 तीनों को वैल्यू आ जाएंगे, आपको ईजिली मिल जाएगी तीनों को वैल्यू, सरल तरीके से, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है आप लोगों से, है ना, ये से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो यह एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, इसको एनपीसी को रिप्रेजेंट किया गया है ना, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखिए आप यह देख रहे हैं एक प्रकार के कर्व बना हुआ है, और इस जो कर्व बना हुआ है, इस कर्व को जानते हैं आप लोग भली भांति तरीके से। यह एक प्रकार का कुकदा, जिसको कुकदा का नाम दिया गया है, कार्टोसिस का नाम दिया गया है इसको, ठीक है। और ध्यान रखना, जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए एंट्री करता है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक तरफ ही प्लस कर देंगे, दोनों तरफ घटाना बढ़ाना करेंगे आप, ताकि दोनों वैल्यू समान रहे, इक्वल रहे। तो यदि मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे आते हैं, तो 50 बच्चे एक तरफ कर दो, 50 बच्चे एक तरफ कर दो, ठीक है, ठीक है। या तो मान लीजिए 10 बच्चे आते हैं, तो 5 बच्चे एक तरफ कर दो, 5 बच्चे एक तरफ कर दो, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। दोनों तरफ मान बराबर होना चाहिए एनपीसी का, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, दोनों तरफ इसका मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए, एक तो इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में प्रवास जो प्रसार होता है वो 2 टाइप की होती है, एक विषमता होता है, कुकदा होता है। तो मैं कुकदा के बारे में बता रहा हूँ। विषमता ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं, तो वो इस तरीके के डायग्राम बनाए जाते हैं उसमें। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसको जो ना एक तरफ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूँ, ये देखो, ये एक ही तरफ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, मेन मीडियम में, ठीक है। ये बना, ये विषमता वाला होता है कर्व। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है कार्टोसिस के बारे में, तो आप यहाँ पर ध्यान सुनिए। जैसे देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसका मान ऊपर गया है, यानी ऊंचाई इसकी क्या है भाई, बढ़ी हुई है यहाँ पर। लेकिन जब ऊंचाई बढ़ी हुई है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसका मान देखिए यहाँ पर कम हुआ है, इसका मान जो है यहाँ पर कम हुआ है। सपोज मैं देखो एक और लाइन खींचता हूँ, एक और लाइन, ये देखो, ये जो मैंने बनाया आपको, ये आपका है प्लेटोकर्टी, ये प्लेटोकर्टी है। अब इसी लाइन को आप इसको थोड़ा सा नीचे लाइए, इधर इधर खींचेंगे आप इस साइड, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर, उसी हिसाब से करेंगे तो ये मीडियम में आ जाता है, एक मीडियम में आ जाता है। और इस मीडियम वाले को बोला जाता है मेसोकर्टी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मेसोकर्टी बोला जाता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर शायद स्क्रीन पर होगा PDF में, यहाँ पर देखिए, दिखाई दे रहा है स्क्रीन आपको, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखो अब यहाँ पर आप देखो, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो ये जो लाइन आप देख रहे हैं रेड कलर की, यहाँ पर ये वाली लाइन, ये देखो प्लेटोकर्टी है। आपने सबसे पहले प्लेटोकर्टी बनाया है, ठीक है। यहाँ पर इसका देखो गैप ज़्यादा है, और जब ये गैप ज़्यादा है तो कार्टोसिस बढ़ा हुआ है, यहाँ पर कार्टोसिस बढ़ा हुआ है, और इसको हम कहते हैं 2.63 जो है बढ़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इसी रेड वाली लाइन को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर खींचेंगे नीचे और नीचे लाते हैं, तो एक प्रकार से आप यहाँ पर देखिए ब्लैक वाली लाइन को, इस ब्लैक वाली लाइन को देखिए, ये नॉर्मल वाली लाइन मानी जाती है, और इसका नाम रखा गया है मेसोकर्टी, और ये इक्वल मानी जाती है, और ये है 0.263 है इसका मान कितना गया है, 0.263 गया है। और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, इसको और अंदर खींच लीजिए यहाँ पर, तो आप देखिए, देखो पिंक वाली लाइन देखो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई ना ये। और तो इसका मान यहाँ पे देखो घटा है कि नहीं घटा है, इसका मान घट गया ना यहाँ पर गैपिंग देखो कम हो रही है ना, यहाँ पर आप देखिए गैपिंग कम है यहाँ पर। तो इसको जो कहा गया है, इसका नाम कहा है ऊंचाई घटी है भाई। अब यहाँ पर मत सोचे कि ये ऊंचाई बढ़ रही है, यहाँ पर ऊंचाई इसको लेकर बोला गया है कि ये घटा हुआ है, तो ऊंचाई बोला जा रहा है कि ऊंचाई घटी है।
तो इसलिए इसका जो पॉइंट होगा 0.263 होगा, 0.263 होगा इसका, और ये घटना होगा इसका, और ये बढ़ना होगा, और ये बढ़ना होने का मतलब यहाँ पर होगा आपका 2.63 होगा, और यहाँ पर 0.26 होगा, 0.263 होगा, ठीक है। ये और नॉर्मल है, ये आपको जानते हैं इजीली, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको क्या बोला जाता है, लेप्टोकर्टी बोला जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं तुंग कुकदी, इसको हिंदी में तुंग कुकदी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, अगर मीडियम जो नॉर्मल है जिसको मध्य आप बोलते हैं मीजोकर्टी, इसको मध्य कुकदी बोलते हैं। और ये प्लेटोकर्टीस है, और इसको बोला जाता है एक प्रकार से चिपटा कुकदी। क्या बोला जाता है, चिपटा कुकदी बोला जाता है। तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि शोध प्रक्रिया में जो डेटा विश्लेषण आपने किया है उसके अंतर्गत एनपीसी की ऊंचाई जो है बढ़ गई है, ऊंचाई बढ़ गई है। अब ध्यान सुनिएगा, ऊंचाई बढ़ गई है तो ऊंचे शिखर को क्या कहेंगे हम, ऊंचाई बढ़ गई है, ऊंचे शिखर को क्या बोलेंगे, शिखर बोल दिया मैंने। अब शिखर बोल दिया तो क्या बोलेगा, लेप्टोकर्टी भी होगा, मीजोकर्टी भी ऑप्शन होगा, प्लेटोकर्टी भी होगा। तो ऊंचाई बढ़ी है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए जरा, लेप्टोकर्टी होगा, वेरी गुड। जब शिखर की बात होगी तो यहाँ पर ये चीज़ होगा, शिखर बढ़ा हुआ, ठीक है। शिखर को क्या कहेंगे हम लोग, वो शिखर को बोलेंगे प्लेटोकर्टीस बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपका एनपीसी के अंतर्गत, ये चीज़ें आप देखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपका जो है टॉपिक है समाप्त हो गया। अभी मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको दे देता हूँ, ठीक है, इसको देख लेना। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें इसको क्या क्या नाम दिया गया है मैंने बताया नहीं आप लोगों को, लेकिन पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा। देखो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो उसके अंतर्गत सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ये समाज कार्य शोध पढ़ रहे हैं, उस समाज कार्य शोध में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। देखो यहाँ पर देखिए 3 भागों का मध्यमान माना गया है। 3 भाग कौन कौन से भाई, देखो यहाँ पर जैसे 0 मान लिया मैंने, ठीक है, 0 है, फिर प्लस -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे बढ़ाया है, ठीक है। फिर आगे जो है +1 +2 है, देखो यहाँ पे दूरी बढ़ाया गया, तो दाईं तरफ बढ़ाया गया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है सब के सब, ठीक है ना, सारी चीज़ें देखो यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, अर्थात जो कार्टोसिस है 0.263 क्या है इसके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये सब कुछ लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, सारी चीज़ें मिल जाएगा लिखो। मैं अभी आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, आप इसे देख लेना, ठीक है, एक बार सीन कर लेना इसको, ठीक है।